बच्चों, आरोह के काव्यखंड की 5वीं कविता है सहर्ष स्वीकारा है और इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आज की वीडियो में हम गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय करेंगे। कवि परिचय के पहले भाग में हम मुक्तिबोध जी के पारिवारिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था और 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। माधव मुक्तिबोध जी इनके पिता थे और इनकी माता थी पार्वती बाई। शांता देवी इनकी पत्नी थी। मुक्तिबोध जी प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रयोगवादी काव्य धारा क्या होती है। वास्तव में साहित्य बहुत विशाल है और साहित्य का अध्ययन कई हिस्सों में बांटकर किया जाता है। जिस समय जिस प्रकार की कविताएं लिखी गई, उस समय के साहित्य को वही नाम दे दिया गया। जैसे जब राजाओं और योद्धाओं की वीरता पर अधिक कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को वीर काव्य नाम दे दिया गया। जब भगवान की भक्ति के बारे में अधिक कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को भक्ति काव्य कहा गया। जब प्रेम और सौंदर्य पर अधिक कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को श्रृंगारी काव्य कहा गया। जब देशभक्ति के बारे में अधिक मात्रा में कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को राष्ट्रीय काव्य कहा गया। जब प्रगतिवादी सिद्धांतों को आधार बनाकर कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को प्रगतिवादी साहित्य कहा गया। और जब कविता में नए नए प्रयोग किए गए, नई नई तरह की कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को प्रयोगवादी काव्य धारा के नाम से जाना गया। और मुक्तिबोध जी प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने देश की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर ज्यादा कविताएं लिखी हैं। पूंजीपतियों पर करारे व्यंग्य किए हैं। इनकी ज्यादातर कविताएं बहुत लंबी होती हैं। दूसरे भाग में अब जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। वैसे तो इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में ही हम जानेंगे जो कि परीक्षा के अनुसार उपयोगी हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके काव्य संग्रहों के बारे में। काव्य संग्रह अर्थात कविताओं का संग्रह। तो कविताओं से संबंधित इनकी 2 पुस्तकें प्रमुख हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी है भूरी भूरी खाक धूल। इनके कहानी संग्रह यानी कहानियों की किताबें हैं काठ का सपना और सतह से उठता हुआ आदमी। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है विपात्र। मुक्तिबोध जी की आलोचना संबंधी पुस्तकें हैं कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्यिक की डायरी। तीसरे भाग में मुक्तिबोध जी द्वारा रचित साहित्य की उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिनके कारण ये इतने प्रसिद्ध हुए और इनकी कविताओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इनके साहित्य की सबसे पहली विशेषता है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण इनकी कविताओं में पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा के भाव मिलते हैं। इसका अर्थ ये है कि मुक्तिबोध जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मार्क्सवाद यानी प्रगतिवाद। तो इस विचारधारा में समाज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक यानी मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग यानी शोषण करने वाला वर्ग और मजदूर वर्ग यानी शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जाता है। तो इनकी कविताओं में इस मार्क्सवादी अर्थात प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण पूंजीपतियों के लिए घृणा के भाव मिलते हैं और वे पूंजीपतियों पर करारे व्यंग्य अपनी कविताओं में करते हैं। इनके साहित्य की दूसरी विशेषता है कि इन्होंने अपनी कविताओं में
शोषित और निर्धन वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। अर्थात पूंजीपति वर्ग यानी शोषण करने वाले वर्ग को फटकार लगाई है और मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई है। इनके साहित्य की तीसरी विशेषता, मुक्ति बोध ने अपने अनुभव के अनुसार समाज का वास्तविक चित्रण किया है, यानी उनके समय में जैसा समाज था वैसा ही उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है, कुछ भी छिपाया नहीं है या कुछ भी बदल कर प्रस्तुत नहीं किया है। चौथी विशेषता, इनकी कविताओं में निराशा, वेदना और कुंठा का चित्रण मिलता है, क्योंकि जिस गरीब और मजदूर वर्ग से इनकी सहानुभूति है, उसी गरीब और मजदूर वर्ग की निराशा और पीड़ा का इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया है। कवि परिचय का चौथा और अंतिम भाग है भाषा शैली, अर्थात किस प्रकार की भाषा में इस कवि ने अपनी कविताएं लिखी हैं, इनकी भाषा की विशेषताएं क्या है। सबसे पहला तथ्य, इनकी भाषा मौलिक है, यानी इनकी भाषा किसी से प्रभावित नहीं है, इन्होंने किसी की नकल नहीं की है, जिसमें संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, अरबी व फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। यानी इन्होंने जहाँ उचित लगा वहाँ अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जिस प्रकार हम बोलचाल में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी और फारसी के शब्दों का तो बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार इन्होंने भी अपनी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया है। दूसरी विशेषता, इन्होंने नए और जीवंत बिंब व प्रतीकों का प्रयोग किया है। नए अर्थात जो पहले के कवियों ने नहीं किए थे, और जीवंत यानी जो बिल्कुल सजीव लगते हैं, हमारी आंखों के सामने लगते हैं, ऐसे बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया है। तीसरी विशेषता इनकी भाषा शैली की ये है कि इन्होंने अपनी कविताएं मुक्त छंद में लिखी हैं। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पहचान हो कि कौन सी कविता मुक्त छंद में है और कौन सी कविता छंदों में बांधकर लिखी गई है। बच्चों, जिस कविता की पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बड़ी छोटी नहीं होती, जिसमें वर्णों की संख्या समान होती है, वो छंदों में बंधी हुई कविता होती है। लेकिन जिस कविता की पंक्तियां कोई बड़ी पंक्ति होती है, कोई छोटी पंक्ति होती है, किसी में कम शब्द होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो वो मुक्त छंद की कविता होती है। और मुक्ति बोध जी की अधिकतर कविताएं मुक्त छंद की हैं। अंतिम विशेषता, अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण सहित अनेक अलंकारों का इन्होंने अपनी कविताओं की भाषा में प्रयोग किया है।